2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। खुद के स्तर पर प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर व्यापार करने वाली महिलाओं को अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अर्जुन लाल सेठी नगर की रहने वाली महिलाओं ने मांगी मोहलत, माफ नहीं 6 महीने की मोहलत चाहिए। जिला कलेक्टर को ज्ञापन के जरिए अपनी परेशानियों से अवगत कराया। महिलाओं ने बताया कि उन्होंने अपने कार्य के लिए बैंक से लोन लिए थे, लेकिन अब उनकी हालत इस तरह की है कि वह लोन नहीं चुका सकती। इसके लिए वे 6 महीने की मोहलत दिलाएं, जिससे उन्हें राहत प्रदान हो सके। वहीं उन्होंने जिला कलेक्टर से मांग करी है कि उनकी मांगों पर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए, उनको राहत प्रदान की जाए। सर, हमारा मामला ये है कि हमारे यहाँ पे निजी फाइनेंस कंपनियाँ चलती हैं, जिसमें हम महिलाओं ने सबने ग्रुप लोन ले रखे थे, क्योंकि सबकी घर की आर्थिक स्थितियाँ खराब है और सब अपने छोटे छोटे बिजनेस करके अपने घर का गुजारा करती हैं। तो अभी ये जो लॉकडाउन लगा बीमारी की वजह से, तो इसकी वजह से हम आर्थिक संकट में आ गए हैं और हमारे पास में लोन की किस्तें चुकाने के लिए भी पैसे नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हम हमारे घर का खर्चा चलाएं या हम लोन की किस्तें भरें। तो हम इसलिए हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि भाई हमारे को थोड़ी सी मोहलत दी जाए कि जिससे हम किस्तें चुकाने के लिए सक्षम हो जाए। थोड़ा पैसा इकट्ठा हो तो हम अपनी तरफ से फिर किस्तें चुकाएं। और अभी हमारे जो सर वगैरह हैं, ये आते हैं, आए दिन हमारे को रोज़ परेशान कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं और आके घर पे धमकियाँ दे रहे हैं, बोले चेक लगा देंगे, डबल ब्याज वसूल करेंगे। तो इसलिए अच्छा, तो क्या मानते हो कि बच्चे को धूप में लेके आए हो क्या? सर, तो क्या करें, बच्चे किसके पास छोड़ेंगे? बच्चों को तो धूप में लाना ही पड़ेगा। दबाव आ रहा है सर, रोज रोज आके हमारे को परेशान कर रहे हैं, हमको धमकियां दे रहे हैं, चेक लगाने की धमकियां दे रहे हैं, हमको डबल ब्याज देने की धमकियां दे रहे हैं। अगर फिर भी नहीं मानते तो ऐसे में किस तरह से डिप्रेशन में? सर, अगर ये फिर भी नहीं मानेंगे तो हम यहीं बैठ जाएंगे, यहीं पे धरना देंगे और फिर हमारे बच्चों को भी सुसाइड कराएंगे। कंपनी के पास सर बहुत सारी महिला शक्ति है, मुथूट फाइनेंस है, ग्राम शक्ति है और माय फाइनेंस है, श्रीनाथ फाइनेंस है, श्री क्रेडिट है, उज्जीवन है। आपने किस कंपनी की लोन लिया? सारी कंपनी सर, हमने थोड़ा जैसे हमारे को 25-25 हज़ार के लोन मिलते हैं, 20-20 के मिलते हैं, तो हमने 3-4 कंपनियों से लोन ले रखे हैं। मेरा नाम रीना। लिया था क्या है? ठीक है। सर, हमने छोटे छोटे बिजनेस चलाने के लिए हमारे लोन लिए थे, जैसे कि घर का नाश्ता। कई महिलाएं हैं जिनके आदमी टेम्पो चलाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, जो घर का जीवन यापन नहीं कर सकते, तो महिलाएं लोन लेकर, जैसे सिलाई मशीन लेकर या टिफ़िन सेंटर के लिए हिस्सा चलाकर अपना लोन लेते थी। लोन लेकर किस्तें हम टाइम टू टाइम चुका रहे थे। आज तक हमारी कोई भी किस्त ऐसे बाउंस नहीं हुई है, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से सारे काम धंधे बंद हो गए। सरकार ने लॉकडाउन तो खोल दिया, लेकिन काम धंधे भी कुछ भी नहीं चल रहे। न टिफ़िन सेंटर से कोई खाना मंगा रहा है, न गाड़ी मोटर चल रही है। यहाँ तक कि अभी परेशानी यही है कि हम लोग जब घर ही नहीं चला पा रहे, हमारे संस्थाओं द्वारा हम लोग राशन लेकर, भंडारों से खाना लेकर, जैसे तैसे अपने बच्चों का जीवन यापन कर रहे हैं, तो अब हम लोग कैसे लोन की किस्तें भरें? अब क्या चाहते हो आप? हम लोग सिर्फ इतनी मांग कर रहे हैं कि भाई हम लोग को थोड़ा थोड़ा समय दिया जाए, ताकि हम धीरे धीरे जैसे काम शुरू होगा वैसे वैसे किस्तें जमा कर देंगे। फिर भी नहीं मानते तो क्या करें? हम तो धरना देंगे, हम तो अपील कर सकते हैं, क्योंकि संस्थाओं के फाइनेंस कंपनियों के हम आभारी हैं कि उन्होंने हमें वक्त पे पैसा दिया था। जी, कह रहे ना, बहुत कठिनाइयों से गुजारा हो रहा है। हम लोग भंडारों से खाना लेकर या राशन वगैरह लेकर जैसे तैसे गृहस्थी चला रहे हैं। आपका नाम बताइए। प्रदेश की लाइफलाइन कहे जाने वाली रोडवेज बसों का संचालन हुआ शुरू, लेकिन अब अनलॉक कर दिया गया। अगर बात करें अजमेर की, तो अजमेर से कुछ रूटों पर ही बस संचालन किया जा रहा था, लेकिन आज से करीब 34 रूटों पर बस संचालन शुरू हो रहा है। अजमेर रोडवेज प्रबंधक अनिल पारिक ने जानकारी देते हुए बताया कि आज से अजमेर रोडवेज बस स्टैंड से 34 रूटों पर बसों का संचालन शुरू हो चुका है, जो एक दिन में करीब 128 राउंड लगाए जाएंगे। पहले आम दिनों में अजमेर के तीनों डिपो से करीब 30 लाख रुपए आमदनी हुआ करती थी, लेकिन इस समय 5 लाख रुपए हो रही है। आज से नए रूटों पर बस संचालन शुरू होने से बसों में कैपेसिटी के हिसाब से यात्रियों को बैठाया जा रहा है और सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके बाद ही बस स्टैंड परिसर में प्रवेश दिया जा रहा है। सर, कुछ और अतिरिक्त रूटों पर बसें चलेगी? जी सर। तो क्या जानकारी है पूरी?
पूरे हैं अभी 34 शेड्यूल चलाए गए हैं दोनों डिपोओं के द्वारा। टोटल 128 ट्रिप है, जिसमें हमने भीलवाड़ा चलाई, बेगू चलाई, मालपुरा चलाई, कुचामन चलाई, जयपुर चलाई। करीबन कितनी बसें हो चुकी हैं जो अजमेर रोडवेज से चालक की जा रही है? अजमेर रोडवेज से टोटल 34 गाड़ियाँ। कितने फेयर लग रही है? ये टोटल 128 फेयर हो रही है पूरे दिन के? ट्रिप पूरे दिन। अच्छा, एक बस में मान के चले कितनी सवारियाँ अपन बैठे? कैपेसिटी से सवारियाँ हैं हमारे यहाँ, जैसे 47 पैसेंजर एक बस में आते हैं तो 47 बेड्स हैं। पूरी तरीके से स्क्रीनिंग थर्मल पूरी सैनिटाइज करके बस को पूरा एक एक व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग होके हमारे ड्राइवर्स पूरे उसका नियमों का, बुकिंग क्लर्क पूरे नियमों का पालन करते हुए और फिर गाड़ी रवाना की जाए। अजमेर में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए आज जिला पुलिस कप्तान के आदेशानुसार शहर में की नाकाबंदी कर संदिग्ध गतिविधियों, बाहर से आने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। सिविल लाइन थाना अधिकारी रवि सामरिया ने अपने जत्थे के साथ नाकाबंदी करी। सामरिया ने बताया कि एसपी कुंवर राष्ट्रदीप के आदेश के तहत आज संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नाकाबंदी के आदेश दिए गए थे। हम प्रत्येक गाड़ी की सघन तलाशी लेकर ही उसे जाने दे रहे हैं। वहीं कुछ वाहनों के कागज पूरे न होने पर चालान भी काटे जा रहे हैं। अगर कोई हमें संदिग्ध वस्तु और व्यक्ति मिलता है तो हम तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अजमेर के निर्देशानुसार नाकाबंदी इस समय बस स्टैंड पे की जा रही है। इसका हमारा उद्देश्य ये है कि संदिग्ध वाहन, संदिग्ध व्यक्तियों को चेक करना है। हम रैंडमली कुछ गाड़ियों को रुकवा रहे हैं, उनकी तलाशी ले रहे हैं, पीछे से बोनट उनका खुलवा रहे हैं, डिग्गियाँ खुलवा रहे हैं, और जो भी कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु मिलेगी या ऐसा व्यक्ति मिलेगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आदर्श नगर थाना क्षेत्र का है मामला। ट्रक व ट्रैक्टर की हुई आमने सामने भिड़ंत। पर्वतपुरा चन्नाल पेट्रोल पंप के समीप रात्रि 2 बजे हुआ एक्सीडेंट। भिड़ंत के चलते एक युवक राकेश की हुई मौत, एक की हालत गंभीर। राजपाल हेड कांस्टेबल पुलिस थाना आदेश नगर ने जानकारी देते हुए बताया, रात्रि 2 बजे पेट्रोल पंप के समीप एक्सीडेंट हुआ। मृतक राकेश का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंपा गया। ये चन्नाल पेट्रोल पंप के पास पुलिस थाना आदर्श नगर का मामला है। आज रात्रि 2 बजे टेलर और एक आयशर ट्रैक्टर में एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें राकेश पुत्र श्री बालदास, जाति वैष्णव, उम्र 42 वर्ष, निवासी जोताया, पुलिस थाना सराना व्यक्ति की मृत्यु होगी, जिसकी बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। और भी घायल है? शायद ड्राइवर घायल है इसमें। मृतक का नाम क्या है? राकेश। रिपोर्ट दे रहे हैं? हाँ, रिपोर्ट दे रहे हैं। टेलर क्या? हाँ, इसके आयसर वाले के खिलाफ। आपका नाम? राजपाल हेड कांस्टेबल पुलिस थाना आदर्श नगर। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते पानी के व्यापार पर कोरोना की मार पड़ी। आर्थिक मंदी से गुजर रहा पानी का व्यापार, कर्मचारियों की सैलरी व बिल निकालना भी हुआ भारी। देश भर में कोरोना महामारी के बीच लोगों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है, तो वहीं बात करें पानी से जुड़े व्यापारियों की, तो उनकी आर्थिक स्थिति अब खराब हो चुकी है। पिछले 3 महीने से बंद पड़े काम में अब धीरे धीरे रफ्तार तो पकड़ी है, लेकिन काम अब कम हो चुका है। कैंपर व्यापारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 3 महीने से पानी व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसके चलते उनकी कमर टूट चुकी है। कोरोना महामारी से पहले लगभग 1400 कैंपर बाजारों में सप्लाई होते थे, लेकिन वह घटकर मात्र 600 से 700 हो चुके हैं। पानी के एक कैंपर का किराया लगभग 15 से 30 रुपए है, जिसकी कीमतों में भी कोई इजाफा नहीं हुआ है। कैंपर व्यापारियों को इस महामारी के बीच काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कैंपर व्यवसाय की अगर हम बात करें तो किस तरह की स्थिति है अभी कैंपर व्यापार? सर बिल्कुल एक ख़त्म की तरह ही समझो सर। और कैंपर जो पहले 1000 करीब लाखों 1000 कैंपर जाते थे, उसकी जगह 200-250 कैंपर ही जा रहे हैं अभी इस समय। अच्छा, इससे लड़कों की जो लड़के काम करते थे पहले, उनकी तनख्वाह भी नहीं निकल पा रही है, और बिजली का बिल नहीं निकल रहा है, और गाड़ियों की किस्त वगैरह है वो भी नहीं निकल रही। डीजल के दाम भी बढ़े हैं? डीजल के दाम बिल्कुल बढ़ गए सर, और उसकी वजह से बहुत चल नहीं पा रहा खर्चा। कोरोना महामारी के चलते जो पीक सीजन था शादियों का, वो भी पूरा निकल गया? बिल्कुल सर, और इस साल कोई संभावना नहीं है कि ये चले साल भर। तो व्यापार पे कितना नुकसान हुआ है, कितना आपको लगता है आर्थिक भार उठाना पड़ रहा है? सर बहुत ज़्यादा। लाखों का नुकसान? लाखों का नुकसान हो गया सर। अच्छा, कर्मचारियों की अगर हम बात करें तो प्लांट पे कितने कर्मचारी रहते हैं? पहले सर 10 से 12 कर्मचारी थे, अभी 3 से 4 कर्मचारी है। इनकी तनख्वाह भी? इनकी तनख्वाह निकालना ही मुश्किल हो रहा है। आधे से बहुत कम काम हो गया हमारा। कई व्यापारियों ने बंद भी कर दिए? बंद कर दिए सर,
बहुत सारे बंद कर दिए। अच्छा, सरकारी कार्यालयों में किस तरह से कैंपर अब जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? सरकारी सर अभी नहीं चालू है सरकारी क्योंकि आगे से आदेश है अभी कि कैंपर रखवाए नहीं जाए पानी के। चैन सिंह, मैं चैन सिंह, केडी में। हाँ, पिछले 3 महीनों में कितना असर पड़ा है पानी व्यापारियों पर? इस साल कोरोना महामारी के चलते कैंपर व्यापारियों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। पहला जो सीज़न था गर्मी का वो ख़त्म हो गया है, शादी ब्याह ख़त्म हो गया है, जन्म मरण परण में सरकार की नई गाइडलाइंस आ गई है कि 20 आदमी 50 आदमी से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। प्लस दूसरी मार ये पड़ी है कि डीजल के भाव इतने छू गए हैं, इस समय डीजल 80 रुपये लीटर हो रहा है और जो कैंपर हैं वो उसी पुरानी रेट के अंदर वितरण किए जा रहे हैं। कारण है सबकी कमर इस बार टूटी हुई है। अच्छा, आम दिनों के मुकाबले बात करें तो कितने कैंपर उठते थे और आप कितने कैंपर उठ रहे हैं आप? पिछले साल अगर इसकी बात करें हम अप्रैल मई जून की, तो वहाँ जाते थे हमारे 200 कैंपर। इस साल अब वो कैंपर घट के हो गए 50%, 100 कैंपर। अच्छा, नुकसान की अगर बात करें तो कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है आप लोगों को? नुकसान की अगर बात करें तो इस बार नुकसान तो ये है कि बिल्कुल हमारा केवल इतना ही निकल रहा है कि लेबर दे दो प्लस लाइट का बिल भर दो, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अच्छा, जो पानी से व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उनको कितने कर्मचारी काम में लेने पड़ते हैं, कितने कर्मचारी उनके पास होने चाहिए? देखिए, अधिकतर इस समय में कम से कम 10 व्यक्ति काम में आते हैं, जिसमें कि ड्राइवर प्लस सर्विस वाले प्लस भरने वाले, कैंपर संभालने वाले, ये सभी लोग होते हैं, धोने वाले। तो इस बार हम लोगों ने वो लेबर भी कम कर दी है। कारण है क्योंकि इस बार काम भी कम रह गया है। अच्छा, क्या ऐसा लगता है कि पानी से जुड़े जो व्यापारी हैं उन पर रोजी रोटी का संकट आ चुका है कोरोना महामारी के चलते? बिल्कुल आ गया सर। इस बार आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि कब क्या करा जाए। कई कैंपर वाले इस स्थिति में आ गए हैं कि इस बार उन्हें कैंपर का काम बंद करना पड़ रहा है। नाम बताएं। नितेश। नगर निगम 2018-19 में सफाई कर्मचारियों की भर्ती में 3 संतान की चयनित भर्तियों को नगर निगम द्वारा नियुक्ति नहीं दी जा रही। प्रमोद जैन भाया गोपालन मंत्री राजस्थान सरकार एवं जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विभाग द्वारा स्पष्ट नियुक्ति दी जाए। 3 संतान के संबंध में नगर निगम अजमेर सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति नहीं मिलने पर प्रमोद जैन भाया गोपालन मंत्री राजस्थान सरकार एवं जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनिल ने बताया, नगर निगम वर्ष 2018-19 में सफाई कर्मचारियों की भर्ती में 3 संतान के चयनित भर्तियों को नगर निगम द्वारा नियुक्ति नहीं दी गई, जिसमें राजस्थान सरकार और विभाग द्वारा स्पष्ट नियुक्ति के आदेश की आज दिनांक तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। हाँ भैया, नगर निगम में 2018-2019 के अंदर सफाई कर्मचारी की भर्ती की गई थी। आज 2 वर्षों के बाद भी 3 संतान संबंधित 21 कर्मचारी मामला नगर निगम में अटका पड़ा है। बार बार नगर निगम में धक्के खाने के बावजूद ये सफाई कर्मचारी आज हताश होकर प्रभारी मंत्री अजमेर गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया जी से अपना ज्ञापन और कलेक्टर नाम के साथ अपना ज्ञापन प्रस्तुत करना है कि इस कोरोना महामारी में जो योद्धा के रूप में सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति प्रदान कर सरकार उन पर अनुकंपा करे, उनको राहत दे। आज आपने यहाँ पे किस तरह का ज्ञापन दिया? हमने आज प्रमोद जैन भाया मंत्री जी उनको ज्ञापन दिया है, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है कि वो उनके शीघ्र से इनको नियुक्ति आदेश जारी कर इन 21 सफाई कर्मचारी हैं इनको नियुक्ति प्रदान करें। आपका नाम? अनिल गोयर, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस जिला अध्यक्ष। अजमेर में आज एक और कोरोना पॉजिटिव की हुई मौत। अजमेर में कोरोना मृत्यु का आंकड़ा पहुंचा 15। वहीं ब्यावर में 5 कोरोना पॉजिटिव और मिले। अजमेर कोविड सेंटर प्रभारी डॉक्टर संजीव महेश्वरी ने बताया, दीप दर्शन कॉलोनी सोलमपुर अजमेर निवासी व्यक्ति ने आज सुबह उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं उनमें कई प्रकार की बीमारियां थी। वहीं अजमेर डिस्ट्रिक्ट में ब्यावर से आज 5 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। AKH हॉस्पिटल ब्यावर में उनका उपचार जारी है। जो हमारे पास जानकारी आई है उसमें हमारे पास 5 पॉजिटिव पेशेंट अजमेर डिस्ट्रिक्ट के हैं, वो लेकिन अभी ब्यावर के हैं और वो AKH ब्यावर में हैं। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से उनका इलाज AKH ब्यावर में ही होगा और अगर उनमें से कोई सीरियस होता है तो हम उनको लेने के लिए तैयार हैं। हमारे पास पूरी व्यवस्था है। अनफॉर्चुनेटली आज सुबह एक और हमारे कोरोना पॉजिटिव मरीज़ की डेथ हुई है। ये श्रीमान दिल्ली थे और दिल्ली से वहाँ उन्होंने किसी अस्पताल में कोविड टेस्ट किया था और वो वहाँ से चले। जब तक उनको रास्ते में थे तो पता लगा उनकी वो कोविड टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव थी। ये इनका जो एड्रेस है हमारे पास में वो दीप दर्शन कॉलोनी सोमलपुर रोड अजमेर का है, लेकिन इनके आधार कार्ड में, इनके स्वयं के आधार कार्ड में एड्रेस दिल्ली का लिखा हुआ है और इनके बच्चे का आधार कार्ड है उसमें अजमेर का एड्रेस लिखा हुआ है। हमारे पास जो टिकट है उसमें ये एड्रेस जो मैंने बताया आपको वो है। रास्ते में ये इनको जब कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो ये हमारे यहाँ भर्ती हुए। जब से भर्ती हुए थे तब से इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। ये शुरू से ही ऑक्सीजन पे चल रहे थे। पिछले 2 दिन से ये बाईपैप मशीन पर थे। कल से इनको वेंटिलेटर पे लिया, लेकिन अल्टीमेटली आज सुबह इन्होंने दम तोड़ दिया।
इनकी उम्र लगभग 70 साल थी। साथ ही इनको हार्ट अटैक की बीमारी भी थी, जिसके लिए इनको 3 स्टेंट लगाए गए थे थोड़े दिनों पहले ही। 2 बार में करके इनको 3 स्टेंट लगाए गए थे। साथ ही इनको ब्लड प्रेशर भी था। जब ये हमारे यहाँ आए तब से इनकी किडनी भी काफ़ी कमज़ोर थी, थोड़ी खून की कमी भी थी, तो कई सारी बीमारियाँ थी। सबसे बड़ी बात इनकी उम्र ज़्यादा थी। हम काफ़ी कोशिशों के बावजूद इनको बचा नहीं पाए और आज सुबह इन्होंने दम तोड़ दिया। सॉरी, परिवार को नहीं, मैं समझा नहीं आपके बात। परिवार के सैंपल लिए गए? ये सैम्पलिंग का देखिए, हम जो इलाज हम बेसिकली पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। सैम्पलिंग और परिवार की जो और बाकी सब चीज़ें CMHO साहब करते हैं। तो मुझे पक्का विश्वास है कि परिवार के सैंपल CMHO साहब लेंगे और या उन्होंने ले लिया होंगे। ये कौन सी तारीख से भर्ती थे सर? ये हमारे पास 19 तारीख को आए थे और आज इन्होंने दम तोड़ा। सोमवार को फिर कोरोना योद्धाओं ने 15वीं कोरोना वायरस से हुई मौत पर आज सुबह चमार घाटी मोक्ष धाम पर ले जाया गया। अपनी जान की परवाह न करते हुए स्वच्छता सैनिक की मदद किस तरीके से करते हैं। कोरोना योद्धा रूपाराम चौधरी स्वास्थ्य अधिकारी के नेतृत्व में मनीष कुमार शर्मा, ASI ओम प्रकाश, ASI धनराज, ASI बंजारा जी के कनिष्ठ लिपिका एवं कोरोना योद्धा अपनी जान की परवाह न करते हुए सब इसमें अहम कड़ी स्वस्थ सैनिकों की भूमिका निभाते हैं। देखिए, आज 22 जून 2020 और सोमवार को ये 15वीं कोरोना पॉजिटिव से मृत्यु हुई है। ये इनके परिजन खड़े हैं और इस तरीके से हम मोचरी से फिर आज मोक्ष धाम तक का सफ़र, ये एम्बुलेंस खड़ी है। ये कोरोना योद्धाओं ने आज नगर निगम के निर्देशों की पालना करते हुए पुलिस प्रशासन यानी कि हमारे CI साहब, कोतवाली के CI साहब शमशेर सिंह जी जो साहब है, इनके नेतृत्व के अंदर यहाँ पर ये खड़े हैं CI साहब। और हम अब मोचरी के अंदर इस वैन के द्वारा जो नगर निगम की ये एम्बुलेंस है, इससे हम 15वीं कोरोना से जो मृत्यु हुई है उनको हम एम्बुलेंस में डालकर अब लेके जाएंगे। देखिए, ये एम्बुलेंस है, ये सैनिटाइज़र वाली गाड़ी है। स्वच्छता सैनिकों की मदद से आज हम फिर सोमवार को 15वीं डेड बॉडी कोरोना से जो एक्सपायर हुई है उसे हम लेके जाएंगे स्वच्छता सैनिकों की मदद से। देखिए, कोरोना योद्धाओं की जो टीम है, जिसके योद्धा जो है श्री रूपाराम जी चौधरी साहब, मनीष जी शर्मा, ओम प्रकाश गोयर, धनराज जी हाड़ा और राजेश जी बंजारा, नगर निगम की ये टीम जो देखिए इस तरीके से स्वच्छता सैनिकों की मदद से ये कोरोना की जो पॉजिटिव से गुजरे हैं, इस तरीके से आज 15वीं है ये एम्बुलेंस द्वारा। स्वच्छता सैनिकों की मदद से देखिए किस तरीके से ये अंदर डाल रहे हैं। आज 15वीं मौत है ये। अब चलते हैं मोक्ष धाम की ओर। अजमेर से जन जागरण अभियान की हुई शुरुआत। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सफल प्रबंधन। 21 से 30 जून चलेगा ये महाअभियान। जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के खान और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया आज 1 दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। यहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित कोरोना जन जागरण अभियान की शुरुआत की, तो वहीं जागरूकता के लिए बनाए गए रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ आयोजित VC में अजमेर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार का सफल प्रबंधन। आज पूरे देश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सफल प्रबंधन की तारीफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की। यह कहना है प्रदेश के खान और गोपालन मंत्री अजमेर जिले के प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया का। आज 1 दिन दौरे पर अजमेर आए मंत्री भाया महामारी के लिए मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए महाअभियान की शुरुआत की। 21 से 30 जून तक चलने वाले इस महाअभियान के दौरान ग्रामीण सहित शहरी क्षेत्रों में
कोरोना के प्रति लोगों को जागरूकता लाने के लिए जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले के प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया ने मुख्यमंत्री के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी भाग लिया। आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी अजमेर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। बीच में जिले की पेयजल व नरेगा जन प्रतिनिधियों की अपेक्षा अधिकारियों का रवैया, मानसून को लेकर जिले के प्रबंधन आदि की भी इस महामारी के व्यापक बातचीत की। उन्होंने इन सभी मामलों को लेकर जिला प्रशासन को भी दिशा निर्देश दिए। जिला प्रशासन के साथ आयोजित बैठक में प्रभारी मंत्री भाया ने अपने स्केप चैनल के नाले की सफाई के साथ साथ टाटा पावर की पेनल्टी वाली शिकायत को लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन ने लगभग 3 घंटे अजमेर प्रमोद जैन भाया जिला प्रशासन से मुखातिब होकर गुलाबपुरा के लिए रवाना हो गए। कोविड-19 की जो महामारी से जो हालात पूरे देश में जो पैदा हुए हैं और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी सम्माननीय गहलोत साहब ने जिस तरीके से प्रबंधन किया और सभी तबके को साथ लेकर वीसी के माध्यम से सैकड़ों वीसी की और जनप्रतिनिधि, भामाशाह, धर्मगुरु, व्यापारिक गण, एनजीओ, अलग अलग तबके से उन्होंने बराबर संपर्क रखा और नीचे स्तर से जो भी फीडबैक आया, फीडबैक के अनुरूप लोगों की भावनाओं के अनुरूप जो आवश्यकताएं थीं जल्दी बहुत ही उससे उनको क्रियान्वित करने के लिए आदेश जारी किए और आज उसी का ही परिणाम है कि राजस्थान के प्रबंधन को पूरा देश लोहा मानता है। खुद प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी हमारे मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब की तारीफ की कोविड के प्रबंधन की। आज जो जनजागरण अभियान का जो मुख्यमंत्री जी ने जो शुभारंभ किया है और इसी परिप्रेक्ष्य में आज अजमेर में यहाँ पर भी उसका शुभारंभ किया गया। इसके पीछे जो सोच है कि ये लड़ाई भी बहुत लंबी चलेगी। आज हम अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ लगभग जो पेशेंट हुए उनकी रिकवरी भी बहुत अच्छी रही, पेशेंट की दर भी हमारे यहाँ बहुत कम हुई। ये सब मुख्यमंत्री जी के अच्छे प्रबंधन की देन है और उसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सभी दलों के जनप्रतिनिधि, साथ ही अधिकारीगण, कर्मचारीगण, भामाशाह, एनजीओ सभी का ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। आज उसी का परिणाम है कि राजस्थान सुरक्षित है। लेकिन इस सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए एक जागरूकता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसी को मद्देनज़र रखकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जागरूक अभियान का शुभारंभ किया कि हर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, नीचे के स्तर तक आम जन को ये संदेश पहुँचे कि कोरोना के साथ हमको कैसे जीना है, इससे हमको कैसे सुरक्षित रहना है, इसका प्रचार प्रसार की बहुत आवश्यकता है। और हमें पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी जनप्रतिनिधि, सभी एनजीओ के प्रतिनिधिगण, सभी सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिगण सब मिलकर इसको सफल बनाएंगे। ये अभियान 21 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का इसका समय रखा गया है और अगर हम सबने समर्पित भावना से अपना अपना दायित्व ईमानदारी से पूरा किया। प्रतिभा कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिशा समाज सेवी संस्था द्वारा व्यवसाय प्रशिक्षण मदार सेंटर में खोला गया। दिशा समाज सेवी संस्था द्वारा लॉकडाउन के दौरान इन महिलाओं के होने वाली परेशानियों को लेकर सिलाई बुनाई का कैंप आयोजित किया गया। अब इनको सिखाया जा रहा है काम, जिसमें लॉकडाउन में इनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। ऐसे में एक संस्थान ने सिलाई का काम खोल के इनको रोजगार दिया है। प्रतिभा कौशल विकास की तरफ से शिविर का आयोजन किया गया। महिलाओं को सिलाई से रोजगार मिलेगा, आगे और महिलाओं को जोड़ा जाएगा। सर, हम लोग यहाँ सिलाई के माध्यम से आए हैं और सिलाई करके कुछ बनना चाहते हैं ताकि ये जो नई बीमारी चली है और उसके दौरान ये लॉकडाउन हुआ तो हम लोगों को खाना लेने लाइन में पड़ा। जहाँ हम लेने खाना आते थे तो सर जैसे बांटते वैसे ले जाते हैं। घर में जैसे 4 बुजुर्ग हैं तो उनको और बच्चों को मतलब क्या खिलाएं, कैसी खिलाएं, इसलिए हम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं।
प्रतिभा कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आज एक व्यावसायिक प्रशिक्षण सेंटर जिसमें सिलाई प्रशिक्षण सेंटर शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत मेथोडिस्ट चर्च के डीएस अजय पुलिस का सपोर्ट, जिन्होंने उनके प्रशिक्षण के लिए हॉल प्रोवाइड किया। साथ में दिशा संस्था ने सिलाई किस प्रकार कर सकते हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा, क्योंकि ये वो महिलाएं हैं जो महिलाएं लॉकडाउन के दौरान, कोविड लॉकडाउन के दौरान खाना लेने के लिए आते थे, जब खाना डिस्ट्रीब्यूशन होता था तब खाना लेने के लिए आते थे। आज उन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिशा का एक सफल प्रयास है। आम आदमी पार्टी द्वारा अधिनियम 1881 की धारा 138 को अपराध मुक्त करने को लेकर केंद्रीय विधि मंत्री के नाम ज्ञापन दिया। केंद्र सरकार पर क्रम लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 बाहर करने का प्रस्ताव लेकर आ रही है, जो कि अधिनियम की मंशा में विपरीत है। इस धारा को अपराध की श्रेणी से बाहर करने में वित्तीय संस्थानों और वकालत के पेशे पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। साथ ही चेक की रकम प्राप्त करने की सुनिश्चित कम हो जाएगी। अभिवक्ता को कारावास या दंड का भय नहीं रहेगा। चेक बाउंस का अपराध नहीं मानने का सरकार का प्रस्ताव अनुचित व विरोधाभासी है। चेक को सुरक्षित और सुनिश्चित मानकर लोग लेन देन करते हैं। इसे अपराध नहीं मानने से बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय संस्थान और वकालत का व्यवसाय काफी प्रभावित होगा। मोदी सरकार करीबन 37 अधिनियमों में उसकी विभिन्न धाराओं को डीक्रिमिनलाइजेशन कर रही है, उसके लिए प्रस्ताव लेकर आ रही है। इसमें से एक अहम अधिनियम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, 138 उसकी धारा है, जो उसको डीक्रिमिनलाइजेशन अगर करती है तो उसके कारण अधिनियम का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा और अधिनियम सारहीन हो जाएगा। उसका सीधा इफेक्ट ये पड़ेगा कि जो परिवादी आराम से कोर्ट के मार्फत अपनी रकम वसूली कर लेता था, उसको जीतने के बाद एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और दुर्लभ हो जाएगा उसके लिए रकम वसूली करना। और दूसरा, उसको कोर्ट फीस वहन करनी पड़ेगी जो उसके ऊपर अनावश्यक रूप से भार पड़ेगा। सेकंड ये है, इसमें जिसका बेनिफिट होगा इस डीक्रिमिनलाइजेशन करने से, सबसे बड़ा बेनिफिट होगा जो विलफुल डिफ़ॉल्टर हैं उनको होगा, जो बैंकों का पैसा ले लेकर के भाग रहे हैं उनको होगा इसका फ़ायदा मिलेगा। सीधे उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई नहीं होगी और एक सिविल जो एक हल्की प्रक्रिया होती है उससे गुजरना पड़ेगा, जिससे इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और समाज की आर्थिक व्यवस्था पर कुठाराघात होगा। आज अपने ज्ञापन इस संदर्भ में 138 की 138 की धारा, एनआई एक्ट की धारा को डीक्रिमिनलाइजेशन करने के विरोध में हमने आज ये विधि मंत्रालय के नाम ये ज्ञापन दिया है आम आदमी पार्टी अजमेर विधि प्रकोष्ठ की ओर से। गोपाल शर्मा, एडवोकेट। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com। सच के साथ। Audio Jungle।